हेलो एवरीवन, 1000 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हम यहाँ पर पीटी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को करने जा रहे हैं। रिपोर्ट और इंडेक्स के लिहाज से ये आपका दूसरा वीडियो है। कल एक वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराया गया था। यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्जाम को टारगेट करके हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से एक रिवीजन भी कर रहे हैं, साथ ही अपनी तैयारी को यहाँ पे जांचने और परखने को भी देख रहे हैं। चलिए आज की कड़ी में स्टार्ट करते हैं आज का अपना पीटी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। देखते हैं आज के यहाँ पे कौन से प्रश्न हैं। आप सभी को इन प्रश्न में पार्टिसिपेट करना है, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर देखना है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, सभी क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट ज़रूर करें। अगर गलत हो रहे हैं तो वहाँ पे चीज़ों का रिवीजन करें, वहाँ पे उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो जो बताई जा रही है उसको ज़रूर यहाँ पे ध्यान से सुनें, क्योंकि रिवीजन बहुत मस्ट है। अंतिम कुछ समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, दो ही चीज़ें हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस। जितनी अच्छी यहाँ पे प्रैक्टिस होगी और जितना ज़्यादा बार यहाँ पे रिवीजन होगा उतना ही आपके लिए यहाँ पर अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। उत्पादन अंतराल रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, यह रोजगार के लिए सकल मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को मापता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे आंसर दीजिए। 10 सेकंड है आपके पास, तो जल्दी से यहाँ पे आंसर आप दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1, चलिए आंसर चेक करते हैं। उत्पादन अंतराल रिपोर्ट को लेकर के यहाँ पे 10 सेकंड आपको दे दिए गए हैं और जल्दी से आपने अपना आंसर, आई होप अब तक आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो समझिए, देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर है ए, अर्थात केवल एक सही है। और क्यों सही है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, उत्पादन अंतराल रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और प्रमुख शोध संस्थानों के द्वारा 2021 के लिए यहाँ पर जारी की गई है। कथन एक यहाँ पे सही है। 2019 में से पहली बार लॉन्च किया गया है और इसमें सरकारों के द्वारा नियोजित जीवाश्म ईंधन उत्पादन और वैश्विक उत्पादन स्तरों के बीच जो विसंगति है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के अनुरूप है। अतः कथन 2 यहाँ पर आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा जारी की जाती है। दूसरा, डॉक्टर रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। क्या होगा? विश्व खाद्य पुरस्कार से रिलेटेड यहाँ पे 2 कथन है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है। तो कौन सा सही है तो ये आपको बताना है। 10 सेकंड में अपने अपने आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए आंसर यहाँ पे है बी, ठीक है। वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट वर्जीनिया टेक द्वारा तैयार की गई है, जो वर्जीनिया के ब्लैक्सबर्ग में एक प्रमुख अमेरिकी भू अनुदान विश्वविद्यालय है। हालांकि रिपोर्ट को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के वार्षिक सम्मेलन में के संयोजन में जारी किया गया। इस नई रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बीच वैश्वीकृत उत्पादकता भोजन की मांग जितनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। अतः कथन एक यहाँ पर देखें तो सही नहीं है। भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 के इससे यहाँ पर विजेता घोषित किया गया है। और इस लिहाज से देखें तो विश्व खाद्य पुरस्कार दुनिया में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, उपलब्धता सुधार करके उन्नत मानव विकास करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों को मान्यता देने वाला सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। अतः कथन 2 यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 पे आते हैं। G20 जलवायु जोखिम एटलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सभी G20 देशों में हीट वेव कम से कम 10 गुना अधिक तक रह सकती है। दूसरा, भारत में वार्षिक वर्षा में वर्ष 2050 तक सभी उत्सर्जन परिदृश्यों में 8% से 19.3% की कमी के साथ भारी गिरावट दर्ज करने की संभावना है। तीसरा, मध्यम उत्सर्जन परिदृश्य में भी भारत में सबसे गर्म महीनों का अधिकतम तापमान वर्ष 2036 से 65 के बीच कम से कम 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। तो बताएं, G20 जलवायु जोखिम एटलस के दृष्टिकोण से 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। 3 कथन में से कौन सा यहाँ पर आपको लगता है सही है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक ऑप्शन यहाँ विकल्प चयन कर सकते हैं। 10 सेकंड है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे आंसर देने के लिए। चलिए सभी लोग बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए आंसर यहाँ पे सी है, क्यों है तो उसको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। देखिए हाल ही में यूरो मेडिटेरियन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि CMCC ने G20 जलवायु जोखिम एटलस नामक एक रिपोर्ट बनाया। G20 देशों का एक समूह जिसमें अमेरिकी, यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे धनी देश यहाँ पे शामिल हैं और आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक प्रभावों को सहन करेंगे। G20 देशों पर अगर प्रभावों की बात करें तो सभी G20 देशों में हीट वेव्स कम से कम 10 गुना अधिक समय तक चल सकती है। अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया में हीट वेव वर्ष 2050 तक 60 गुना अधिक तक चल सकती है। अतः कथन एक देखें तो सही है। सकल घरेलू उत्पाद में हानि के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो जलवायु क्षति के कारण GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद का नुकसान हर वर्ष बढ़ रहा है, जो 2050 तक वार्षिक रूप से कम 4% तक बढ़ सकता है और यह वर्ष 2100 तक 8% से अधिक तक पहुंच सकता है, जो कोविड-19 से हुए आर्थिक नुकसान से दोगुने के यहां पर बराबर होगा। भारत पर अगर हम प्रभाव का यहां पे आकलन करते हैं तो उत्सर्जन परिदृश्य में देखें तो कम उत्सर्जन है वर्तमान की तुलना में। अनुमानित तापमान भिन्नता की स्थिति 2050 और 2100 तक दोनों तक 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे बनी रहेगी। मध्यम उत्सर्जन वर्तमान के समय में देखा जाए 2036 से 65 के बीच भारत में सबसे गर्म महीनों का अधिकतम तापमान मध्यम उत्सर्जन की तुलना में कम से कम 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। अतः कथन 3 सही है। उच्च उत्सर्जन की स्थिति में वर्तमान से अधिक अर्थात वर्ष 2050 तक उच्च उत्सर्जन परिदृश्य के तहत औसत 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके कारण वर्षण वर्ष 2050 तक सभी उत्सर्जन परिदृश्यों में 8% से 19.3% तक की वृद्धि के साथ वार्षिक वर्षा में भारी वृद्धि दर्ज किए जाने की संभावना है। अतः कथन 2 यहां पर आपका सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तीसरा संयुक्त राष्ट्र कोष और चौथा विश्व बैंक। तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए, 10 सेकेंड है। किस संस्था के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताएं। चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए आंसर है आपका बी, ILO। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22 से पता चला है कि वैश्विक स्तर पर 4.1% बिलियन लोगों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति नहीं है। सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसे नुकसान में कमी रोकने, व्यक्ति और उसके आश्रितों के लिए एक बुनियादी न्यूनतम आय का आश्वासन देने तथा किसी भी अनिश्चितता से व्यक्ति की रक्षा करने हेतु डिजाइन किया गया है। सामाजिक सुरक्षा में विशेष रूप से वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, कार्य के दौरान चोट, मातृत्व अवकाश, स्वास्थ्य देखभाल, आय सुरक्षा के उपाय तथा पहुंच के साथ साथ बच्चों वाले परिवारों हेतु अतिरिक्त सहायता इसमें शामिल है। अतः विकल्प बी यहां पर सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 क्वाक्वेरेली साइमंड्स द्वारा जारी की गई है। दूसरा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु को शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। चलिए आंसर दीजिए इसका, क्या होगा इसका राइट आंसर? 10 सेकेंड है आपके पास। ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है? चलिए जल्दी करें, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलिए आंसर चेक करते हैं। आंसर देखिए यहाँ पे डी है, और क्यों डी है तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 का संस्करण यहाँ पे जारी किया गया था। कथन है कि यहाँ पर सही नहीं है। टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसे पहले टाइम्स हायर एजुकेशन सप्लीमेंट के नाम से जाना जाता था, एक पत्रिका है जो विशेष रूप से उच्च शिक्षा संबंधित खबरों और मुद्दों को यहाँ पर रिपोर्टिंग करती है। इससे पहले क्वाक्वेरेली साइमंड्स ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 भी यहाँ पर आपको जारी की थी। यह रैंकिंग यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों की गतिविधियों के 4 मुख्य क्षेत्रों में कवर करती है, जिसमें शिक्षण, अनुसंधान, ज्ञान हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण शामिल है।
टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ष 2004 से यह डेटा जारी कर रही है। इसके द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में विश्व की शीर्ष 1000 यूनिवर्सिटीज में भारत की 35 यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, जो रैंकिंग में अब तक का दूसरा सबसे अधिक बड़ा विश्वविद्यालयों का समूह है। पिछले साल इसमें 36 यूनिवर्सिटीज शामिल थीं। भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बेंगलुरु जो है एक 301 से 350 की स्थिति पर शीर्ष 350 में एकमात्र भारतीय संस्थान है, और इसके बाद IIT रोपड़, JS उच्च शिक्षा अनुसंधान अकादमी, IIT इंदौर, अलगप्पा विश्वविद्यालय, थापर विश्वविद्यालय का स्थान है। अतः यहाँ पे कथन 2 सही नहीं है। साथ ही देखा जाए तो विश्व स्तर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार छठे वर्ष रैंकिंग में सबसे ऊपर रही, जबकि चीन की मुख्य भूमि की सिंघुआ यूनिवर्सिटी वर्तमान पद्धति 2011 में लॉन्च के तहत शीर्ष 20 में प्रवेश करने वाला पहला एशियाई विश्वविद्यालय बन गया। देशों के हिसाब से देखा जाए तो कुल मिलाकर रैंकिंग में अमेरिका के सर्वाधिक 183 संस्थान हैं। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा जारी किया गया। दूसरा, भारत G20 देशों में एकमात्र देश है जिसे CCPI 2021 में उच्च स्थान दिया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। चलिए बताइए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के दृष्टिकोण से यहाँ पे कौन सा कथन सही है? विकल्प आप यहाँ पे चयन करें, 4 विकल्प है। जल्दी से अपने अपने आंसर को चूज करें, 10 सेकंड है आपके पास क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए आंसर है आपका डी, ना तो 1 ना ही 2। और क्यों है ऐसा, तो आइए देखते हैं। देखिए CCPI जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी यहाँ पर किया जाता है संयुक्त रूप से, अतः कथन 1 सही नहीं है। दूसरा, इसमें 57 देशों के यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन की निगरानी करता है, जो कि वैश्विक जी यानी ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन का 90% से अधिक उत्पन्न करते हैं। यह जलवायु संरक्षण के प्रयासों को अलग अलग देशों के द्वारा की गई प्रगति की तुलना को सक्षम बनाता है। प्रयुक्त पैरामीटर को अगर हम देखें तो इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुल 40% है, अक्षय ऊर्जा 20% है, ऊर्जा उपयोग 20% है, जलवायु नीति 20% है, और शीर्ष 3 रैंक खाली थे क्योंकि किसी भी देश ने सूचकांक में पर्याप्त उच्च स्थान पाने के लिए मानदंडों को पूरा नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, साथ ही यहां पर देखा जाए तो कुछ डेटा और हैं। केवल 2 यहां पर G20 राष्ट्र यूके और भारत CCPI 2021 में उच्च रैंक वाले देशों में से हैं, अतः कथन 2 यहां पर सही नहीं है। USA, कनाडा, दक्षिण कोरिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब सूचकांक में सबसे नीचे हैं। GHG में वर्तमान में सबसे बड़ा उत्सर्जक चीन 33वें स्थान पर और भारत कुल मिलाकर 10वें स्थान पर रहा। उसने 100 में से यहाँ पर 63.98 अंक यहाँ पे हासिल किए हैं। भारत ने अपने INDC में 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन के आधारित बिजली की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने का वादा भी किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? A विश्व बैंक, B विश्व व्यापार संगठन, C विश्व स्वास्थ्य संगठन, D यहां पर विश्व आर्थिक मंच। तो ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? चलिए जल्दी से बताएं, ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आइए आंसर देखते हैं। ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट कौन जारी करता है? देखिए आंसर है आपका A, ठीक है। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के विश्व के 6 प्रमुख क्षेत्रों में 216 मिलियन लोगों को वर्ष 2050 तक अपने देशों से स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर सकता है, इस बारे में है, और अतः कथन A यहाँ पे विकल्प A सही है। पहली अगर हम ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट की बात करें 2018 में प्रकाशित किया गया था। इसके मुख्यतः 3 क्षेत्रों में यहाँ पर बात की गई थी, उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका। देखा जाए तो जलवायु प्रवास के पैमाने, प्रक्षेप वक्र और स्थानीय पैटर्न को समझने हेतु एक मजबूत नवीन मॉडलिंग दृष्टिकोण का ये उपयोग करती है। विशेष रूप से इसने जांच की कैसी धीमी गति से शुरू होने वाले जलवायु परिवर्तन, पानी की उपलब्धता, फसल उत्पादकता, तूफान के बढ़ने से समुद्र के स्तर में वृद्धि भविष्य के आंतरिक प्रवास को प्रभावित कर सकती हैं, जो 3 संभावित क्षेत्रों को प्रभावित करेंगी। दूसरी यहाँ पर देखिए ग्राउंडस्वेल जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया, यह पहली रिपोर्ट का विस्तार है जिसमें 3 नए क्षेत्रों मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी एशिया एवं प्रशांत और पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया को शामिल किया गया। साथ ही इसमें मशरिक अरब जगत का पूर्वी हिस्सा और लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों में
जलवायु संबंधित गतिशीलता का गुणात्मक विश्लेषण भी प्रदान किया गया। 2 रिपोर्टों का संयुक्त निष्कर्ष पहली बार 6 विश्व बैंकों क्षेत्र में आंतरिक जलवायु प्रवास के संभावित पैमाने की एक वैश्विक तस्वीर को प्रदान करता है। यह इस बात की बेहतर समझ प्रदान करता है कि कैसे यहाँ पे एक अनुमानित जलवायु परिवर्तन प्रभाव जनसंख्या की गतिशीलता, विकास के संदर्भ के गतिशीलता प्रवृत्तियों को आकार देते हैं। साथ ही यह चुनौती को पूरा करने और सकारात्मक और सतत विकास परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दूरदर्शी योजना पर भी प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन, की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग द्वारा जारी किया गया। दूसरा, विगत वर्षों में एशिया प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है और वर्ष 2019 में इस क्षेत्र ने वैश्विक जीडीपी में 35% का योगदान दिया है। तीसरा, वर्ष 2019 से वर्ष 2020 के बीच महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रमबल भागीदारी दर में गिरावट आई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 3। तो बताइए यहां पर की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? चलिए आंसर चेकआउट कर लेते हैं। देखिए आंसर है आपका ए। क्यों है तो उसका डिटेलिंग देख लें। हाल ही में एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक ने की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट यहां पर जारी की है। था कथन एक सही नहीं है। इसमें 49 क्षेत्रीय सदस्यों के लिए व्यापक आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक, पर्यावरणीय आंकड़े हैं। गरीबी की स्थिति के बारे में बताया गया कि 2020 में विकासशील एशिया प्रशांत क्षेत्र में 75 से 80 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में ढकेल दिया गया। वैश्विक जीडीपी योगदान के बारे में बात करें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में मजबूत गति से आगे बढ़ी है। इसने वर्ष 2019 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 35% तक योगदान दिया है। अतः कथन 2 यहां पर आपका सही है। किंतु कोविड-19 महामारी से प्रेरित निम्न घरेलू निवेश और धीमी वैश्विक व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियों ने इस गति को चुनौती देना शुरू कर दिया है। घरेलू आय के संदर्भ में भी देखिए तो व्यापार में संलग्न परिवारों की एक बड़ी संख्या महामारी से बुरी तरह आपको प्रभावित हुई। बेरोजगारी के दृष्टिकोण से दुनिया भर में महामारी के कारण 2020 में बेरोजगारी की दर में 20% की वृद्धि हुई, जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में काम के घंटे में अनुमानित 8% का नुकसान हुआ। वहीं श्रमबल भागीदारी देखें तो 2019-20 के तहत महिलाओं के बीच श्रमबल भागीदारी में औसतन 1.4% की गिरावट आई, जबकि पुरुषों के बीच श्रमबल भागीदारी में 0.1% की यहां पर गिरावट आई। अतः कथन 3 भी यहां पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से शुरू किया गया। दूसरा, भारत उन 4 दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सबसे अधिक खतरा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ABCD। 10 सेकेंड है आपके पास, आंसर दीजिए इसका। क्या होगा इसका राइट आंसर? A, B, C या D? चलिए जल्दी बताएं। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर है इसका C है। 1 और 2 दोनों सही हैं। और क्यों सही हैं? तो यूनिसेफ ने फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से द क्लाइमेट क्राइसिस एंड इज चाइल्ड राइट क्राइसिस इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के नाम से यहाँ पे एक रिपोर्ट को लॉन्च किया है। अतः कथन 1 सही है। यह बच्चे के दृष्टिकोण से किया गया जलवायु जोखिम का पहला व्यापक विश्लेषण है। इससे पूर्व यहाँ पे नोट्रे डेम ग्लोबल एडाप्टेशन इनिशिएटिव इंडेक्स पर आधारित एक विश्लेषण ने दुनिया भर के बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को स्पष्ट किया था। चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आवश्यक सेवाओं, बच्चों की पहुंच के आधार पर जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय घटनाओं, चक्रवात, हीट वेव आदि के प्रति बच्चों की भेद्यता के आधार पर विभिन्न देशों को रैंक प्रदान करता है। इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का 14वां, बांग्लादेश का 15, अफगानिस्तान का 25, भारत का 26वां उन दक्षिण एशियाई देशों में शामिल जहां बच्चों पर जलवायु संकट के प्रभाव का जोखिम सबसे अधिक है।
भारत उन 4 दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों को जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा क्षेत्रों में खतरा का सामना करना पड़ेगा, अतः यहां पर कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन, क्रय प्रबंधन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे IHS मार्केट द्वारा संकलित किया गया है। दूसरा, यह नीति निर्माताओं को वर्तमान के साथ भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और तीसरा, इनकी गणना विनिर्माण और सेवा के क्षेत्रों के लिए अलग से की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 3। तो क्रय प्रबंधन सूचकांक के बारे में बताइए। 3 कथन यहां पे दिए गए हैं, कौन सा इसका सही है? 10 सेकंड है आपके पास इसका आंसर करने के लिए। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का यहां पे राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी? चलिए आंसर चेक कर लीजिए। देखिए आंसर है आपका डी। क्रय प्रबंधन सूचकांक IHS मार्केट द्वारा विश्व भर में 40 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए संकलित किया जाता है, अतः कथन 1 यहां पर सही है। IHS मार्केट विश्व भर में भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को चलाने वाले प्रमुख उद्योगों, बाजारों के लिए सूचना, विश्लेषण, समाधान में एक वैश्विक मंच है। PMI एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है जो उत्तरदाताओं को पिछले माह की तुलना में प्रमुख व्यावसायिक चर के संदर्भ में उनकी धारणा के बदलाव के बारे में बताती है। PMI का उद्देश्य कंपनी के नीति निर्माताओं, विश्लेषकों, निवेशकों को वर्तमान, भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के हेतु इनकी गणना अलग से की जाती है तथा फिर भी एक समग्र सूचकांक यहाँ पे बनाया जाता है, अतः कथन 3 भी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य असमानता के स्तर का आकलन करती है। दूसरा, इसके निष्कर्ष मुख्य रूप से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के माध्यमिक विश्लेषण पर आधारित हैं। तीसरा, यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1 2 3। तो इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 के बारे में 3 कथन हैं, आपको ये बताना है कि सही कौन सा है और आपके पास 10 सेकंड हैं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो चलिए सभी लोग जल्दी से अपने आंसर को पिक करें और उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, ए, बी, सी या डी? चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए आंसर है आपका बी है। ठीक है, क्यों है? देखिए ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी शीर्षक वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक असमानताएं व्याप्त हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की अनुपस्थिति के कारण हाशिए पर रहने वाले समुदाय के स्वास्थ्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, अतः कथन 3 यहाँ पे सही नहीं है। यह रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य असमानता के स्तर को मापने के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों में स्वास्थ्य परिणामों का व्यापक विश्लेषण करती है, अतः कथन 1 यहाँ पर सही है। इसके निष्कर्ष मुख्य रूप से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तीसरे और चौथे दौर के माध्यमिक विश्लेषण और राष्ट्रीय नमूने सर्वेक्षण के विभिन्न दौरों पर आधारित है, अतः कथन 2 भी यहाँ पर सही है। तो अगला लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दूसरा, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर देखिए आपका है सी। क्यों है? थोक मूल्य सूचकांक या थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे जाने वाले सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालयों के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, अतः कथन 1 सही है।
यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। इस सूचकांक की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है कि आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदती है और वर्ष 2017 में अखिल भारतीय WPI के आधार वर्ष की 2004-05 में संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया, अतः कथन 2 भी यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 1994 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना की गई, जिसे बाद में विश्व बैंक के रूप में जाना गया। दूसरा, विश्व बैंक की स्थापना विश्व आर्थिक मंच के साथ ही यहां पर की गई थी। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक की एक संस्था है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विकास संघ इसकी संस्था नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। तो चलिए, विश्व बैंक क्योंकि कई सारी रिपोर्ट यहाँ पर जारी करता है, तो कई बार यहाँ पर ऐसे संस्थाओं के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बताएं यहाँ पर विश्व बैंक के बारे में 3 यहाँ पे जो डेटा दिए गए हैं उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 10 सेकेंड है आपके पास आंसर करने के लिए। क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी? चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए आंसर यहां पर है केवल ए। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई, यथा कथन 2 यहां पे सही नहीं है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD को ही विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, अतः कथन 1 यहां पर सही है। विश्व बैंक समूह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाली अस्थायी समाधानों के लिए काम कर रहे 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है और इसके 189 यहाँ पर सदस्य हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है। इसमें 5 प्रमुख यहाँ पे संस्थान है इसके अंतर्गत: अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अतः कथन 3 यहाँ पे सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत इसका सदस्य है बेसिकली, ठीक है। लास्ट वाले का यहाँ पे देखें, ICSID का यहाँ पे भारत सदस्य नहीं है। चलिए निम्नलिखित देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का विजन एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड को सक्षम बनाना है और ISA को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के एक पक्ष के रूप में यहाँ पे लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड है आपके पास आंसर करने के लिए। ए, बी, सी या डी? कौन सा यहाँ पे कथन सही है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग सही होगा वो बताएं। सभी लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दें। इस बारे में यहाँ पे काफी जानकारी होगी, आई होप सो। चलिए आंसर देखते हैं इसका। देखिए आंसर यहां पर है सी, ठीक है। ISA की स्थापना भारत की पहल के बाद हुई थी और इसकी शुरुआत संयुक्त रूप से पेरिस में 30 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान COP21 के पृथक भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। ISA की अंतर्राष्ट्रीय संचालन समिति की 5वीं बैठक में 121 संभावित सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जो पूर्ण या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है, अतः कथन 2 यहां पर सही है। 89 देशों ने ISA फ्रेमवर्क के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ISA का पूर्ण विजन एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड है और यह वैश्विक सहयोग की सुविधा के लिए एक ढांचे पर ध्यान केंद्रित करता है जो परस्पर अक्षय ऊर्जा संसाधनों के वैश्विक परिस्थिति तंत्र, जिसे मूल रूप से साझा किया जा सकता है, का निर्माण करता है, अतः कथन 1 भी यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन प्रतिबंधों ने मादक पदार्थों की तस्करी में काफी बाधा उत्पन्न की। दूसरा, महामारी के दौरान प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि ने उपचार सेवाओं में नवाचार को गति दी है। तीसरा, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी 1 और 3, 1, 2, 3, सी केवल 2 और डी 1 और 3। तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 से रिलेटेड 3 कथन में से कौन कौन से यहाँ पे सही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एक विकल्प का चयन करना है। आपके पास 10 सेकेंड है, तो ये बताइए कौन सा आंसर इसका सही है, ए, बी, सी या डी?
चलिए आंसर चेक कर लेते हैं अब। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट से रिलेटेड कौन सा कथन यहाँ पे सही है? क्या आंसर है सी, केवल 2। क्यों है तो बाकी जानकारी देखिए। यूएनओडीसी ने यह रिपोर्ट आपको जारी की है, इस पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि कोविड-19 के कारण इंटरनेट यहाँ के माध्यम से मादक पदार्थों की जो तस्करी तेज कर दिया गया है लॉकडाउन प्रतिबंधों ने। साथ ही ऑनलाइन बिक्री के साथ दवाओं तक पहुंच भी पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई। डार्क वेब पर पहुंच दवा बाजारों की कीमत लगभग $315 मिलियन सालाना हो गई। आंशिक रूप से प्रौद्योगिकी क्रिप्टो करेंसी के भुगतान के कारण इसमें उपयोग में वृद्धि हुई है और नियमित वित्तीय प्रणाली के भीतर ये आती भी नहीं है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। महामारी के दौरान अगर हम देखें तो प्रौद्योगिकी के उपयोग में टेलीमेडिसिन जैसे सेवा वितरण के अधिक लचीले मॉडल ने उपचार सेवाओं नवाचार को गति दी। स्वास्थ्य पेशेवरों को अधिक रोगियों तक पहुंचने में, उनके इलाज करने में सक्षम बनाया। अतः कथन 2 यहां पर आपका सही है। साथ ही ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी और ये यूएनडीसीपी तथा सीपीसीजेडी के संयोजन में की गई थी। यह ड्रग कंट्रोल और अपराध रोकथाम की दिशा में कार्य करता है और वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ड्रग्स अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। अतः कथन 3 यहां पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत भारत द्वारा कोविड-19 से प्रभावित देशों में दवाओं को पहुंचाने के उद्देश्य के साथ की गई थी। दूसरा, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र 2 की शुरुआत की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहां पे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो चलिए यहां पे ये बताइए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो 2 कथन दिए गए हैं उसमें सही कौन सा है? 10 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है? ए, बी, सी या डी? चलिए आंसर चेकआउट करते हैं। आंसर देखिए यहां पे बी है। भारतीय नौसेना भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र से 2 की यहां पे शुरुआत की थी। अतः कथन 2 यहां पर आपका सही है। इस ऑपरेशन के हिस्से के रूप में 7 भारतीय नौसेना जहाजों कोलकाता, कोच्चि, तलवार, टाबर, ट्रिकंड, जलस्व, एरावत को विभिन्न देशों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, फील्ड क्रायोजेनिक कंटेनर और संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट की शिपमेंट के लिए तैनात किया गया। 2 जहाज आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तलवार मुंबई के लिए 40 टन तरल ऑक्सीजन लाने हेतु मनामा और बहरीन के बंदरगाहों में प्रवेश कर चुके हैं। आईएनएस जलस्व, एरावत भी इसी प्रकार के मिशन पे उन्होंने बैंकॉक, सिंगापुर का मार्ग यहां पर किया। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास के तहत मई 2020 में यहां पे लॉन्च किया गया था। कथन 1 इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई। दूसरा, दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश है। तीसरा, राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक में भारत की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2, 3। तो बताइए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन एक सही है? 10 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए। तो ये बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? ए, बी, सी या डी? चलिए आंसर चेक करिए। आंसर देखिए यहां पे आपका बी है। ठीक है, आंसर यहां पे क्या है? बी है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत 28 पासदान नीचे आ गया और कथन 1 यहां पर आपका सही है। इसे पहली बार 2006 में WEF के द्वारा प्रकाशित किया गया। इसमें 4 आयाम है और 156 देशों को लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति के आधार पर यहां पे मूल्यांकन करते हैं। इसमें आर्थिक भागीदारी अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण, इसके आपके 4 यहाँ पे आयाम हैं। इसमें इंडेक्स 1 उच्चतम स्कोर है और समानता की स्थिति है और 0 न्यूनतम स्कोर और असमानता की स्थिति को दर्शाता है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। भारत की रैंकिंग 156 में से 140वें स्थान पर रही और कथन 2 यहाँ पे सही नहीं है। दक्षिण एशिया के लिहाज से अगर हम देखें तो दक्षिण एशिया के देशों में बांग्लादेश 65, नेपाल 106, पाकिस्तान 153, अफगानिस्तान 156, भूटान 130, श्रीलंका 116वें स्थान पर रहा। वहीं वैश्विक लैंगिक अंतराल इंडेक्स में 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर था।
राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक में 13.5% की गिरावट यहां पे आई है। महिला मंत्रियों की संख्या वर्ष 2019 में 23% थी, जो 2021 में घटकर 9% रह गई। अतः कथन 3 यहां पर सही है। हालांकि अन्य देशों की तुलना भारत द्वारा यहां पे अच्छा प्रदर्शन किया गया है। भारत में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में 51वें स्थान पे है। शिक्षा तक पहुंच के आधार पर शिक्षा की प्राप्ति सूचकांक भारत 114वें स्थान पे है। आर्थिक रिपोर्ट के आधार पर इस वर्ष आर्थिक भागीदारी में देखा जाए तो भारत में इस वर्ष आर्थिक भागीदारी में अंतर 3% बढ़ा है, जबकि पेशेवर और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 29.3% घट गई। उच्च और प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी 14.6% और देश में केवल 8.9% फर्मों में ही शीर्ष पर महिला प्रबंधक हैं। भारत में महिलाओं की अनुमानित आय पुरुषों की केवल 1/5 है, जो इस संकेतक पर देश को वैश्विक स्तर पर 10 पायदान नीचे रखता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक महिला की औसत आय पुरुष की औसत आय में 16% से कम है, जबकि भारत में यह 20.7% है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविका सूचकांक में अगर देखें तो भारत का प्रदर्शन खराब रहा। भारत रैंकिंग में 155वें स्थान पे था। सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन चीन का रहा। रिपोर्ट प्रमुख के रूप में एक विषम लिंग अनुपात की ओर यह इशारा करती है। लड़कों की चाह में प्रसव पूर्व पक्षपातपूर्ण तरीके से लिंग चयन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण जैसी प्रथाओं के चलते प्रतिवर्ष यहां पे लापता होने वाली बालिकाओं के 1.2 से 1.5 मिलियन मामलों में 90 से 95% मामले केवल भारत और चीन में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलवायु भेदता आकलन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना मिशन का एक भाग है। दूसरा, रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से असम, बिहार और झारखंड अत्यधिक संवेदनशील राज्य हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 4 ऑप्शन यहां पे हैं, कौन सा इसका सही होगा? 10 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन है, ए, बी, सी या डी? चलिए आंसर यहां पे चेक करते हैं राष्ट्रीय जलवायु भेदता आकलन रिपोर्ट को लेकर के। देखिए आंसर यहां पर है आपका सी है। क्यों है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एक संयुक्त फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए भारत में अनुकूल नियोजन के लिए राष्ट्रीय जलवायु भेदता आकलन रिपोर्ट यहां पे जारी की है। इस रिपोर्ट में वर्तमान जलवायु संबंधी जोखिमों, भेदता के प्रमुख चालकों के लिहाज से भारत के सबसे संवेदनशील राज्यों में जिलों की पहचान यहां पर की गई है। इसमें जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, कुल 8 मिशन के 2 मिशनों के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा है। अतः कथन 1 सही है। सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन हेतु यहां पर रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन इसमें शामिल है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो अत्यधिक संवेदनशील राज्यों के अंतर्गत राष्ट्रीय जलवायु भेदता आकलन रिपोर्ट ने झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आसाम, बिहार, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल की पहचान ऐसे राज्यों के रूप में की है जो जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। अतः कथन 2 यहां पर सही है। जबकि निम्न मध्य संवेदनशील राज्यों में यहां पे हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम और पंजाब आते हैं। निम्न संवेदनशील राज्यों में उत्तराखंड, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, नागालैंड, गोवा और महाराष्ट्र राज्य सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर बायस एंड इंक्लूजन एंड अंडर एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? एक, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, बी, यूनेस्को, सी, यूएनएचआरसी अर्थात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और डी, यूएन वोमेन अर्थात लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कौन है जो इस रिपोर्ट को जारी करता है? 10 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए। राइट आंसर बताइए, ए, बी, सी या डी? चलिए आंसर चेकआउट करते हैं। यहाँ पे ये रिपोर्ट है आपको जारी करती है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और गीना डेविस इंस्टीट्यूट ऑन जेंडर इन मीडिया ने जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एंड एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट शीर्षक से इसे जारी किया। कथन सही है। शोध से पता चला है कि भारत में विज्ञापन वैश्विक बेंचमार्क से बेहतर होते हैं क्योंकि लड़कियों और महिलाओं को स्क्रीन शेयर करने और बोलने के समय के मामले में प्रतिनिधित्व की समानता है, परंतु उनका चित्रण लिंगभेद की समस्या से ग्रस्त है। जीडीआई एक गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन है जो मीडिया में लिंग प्रतिनिधित्व पर शोध करता है
और महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व को वकालत करता है। रिपोर्ट में साथ ही यह भी कहा गया कि पुरुष पात्रों को महिला पात्रों की तुलना में उनके भविष्य के बारे में निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता है, जो कि 7.3% पुरुष पात्र अनुपात में देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पे 4.8% महिला पात्रों को यह अधिकार है। वहीं महिला पात्रों को पुरुष पात्रों की तुलना में घरेलू निर्णयों को लेने में अधिक स्वतंत्रता है, जो कि यहाँ पर 2% महिला और 4.9% यहाँ पे पुरुष पात्र के दृष्टिकोण से डेटा दिया गया है। भारतीय विज्ञापनों में उन 2/3 महिला पात्रों अर्थात 66.9% को रोल दिया जाता है जिनकी त्वचा चमकदार मध्यम रूप से चमकदार है। पुरुष पात्रों की तुलना में यह 52.1% अधिक है। वहीं महिला पात्रों को पुरुष पात्रों की तुलना में आश्चर्यजनक और बहुआकर्षक रूप में दिखाए जाने की 9 गुना अधिक संभावना है, जो कि 0.6 की तुलना में 5.9% है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा तैयार की गई। दूसरा, यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर अरेस्ट 2030 की प्रगति पर एक समग्र अवलोकन प्रदान करती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 के बारे में बताइए, पहला और दूसरा यहाँ पे कौन सा कथन सही है। 10 सेकंड के रूप में आपको आंसर देना है 10 सेकंड में। तो चलिए बताएं यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए आंसर यहां पर है आपका बी। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने वनों के प्रबंधन में विभिन्न देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया गया है, अतः कथन एक यहाँ पे सही नहीं है। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2030 में शामिल उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्रगति पर समग्र अवलोकन प्रदान करती है, अतः कथन 2 यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह जीडीपी सामाजिक सहयोग और उदारता की स्थिति के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। दूसरा, नॉर्वे राष्ट्रीय आय पर है, राष्ट्रीय खुशहाली के महत्व पर जोर देने वाला प्रथम देश था। तीसरा, फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश यहां पे घोषित किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 3। तो ये बताइए वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 के दृष्टिकोण से कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? ए, बी, सी या डी। 10 सेकेंड है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए आंसर यहां पर है आपका बी है। क्यों है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के एक दिन पूर्व यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने के तत्वाधान में सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 जारी की गई। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2013 में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन 2012 में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया। पहली बार खुशहाली दिवस का संकल्प भूटान द्वारा लाया गया 1970 के दशक में। राष्ट्रीय आय के बजाय राष्ट्रीय खुशी के महत्व पर जोर दिया गया और सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली को अपनाया गया, अतः कथन 2 यहाँ पे सही नहीं है। सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक इसकी अवधारणा को भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक द्वारा वर्ष 1972 में प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट में शामिल देशों की रैंकिंग का मतलब गैलप वर्ल्ड पोल आधारित 6 प्रमुख कारकों के आधार पर करती है, जिसमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि क्रय शक्ति समानता, सामाजिक सहयोग, जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अवधारणा, अतः कथन 1 सही है। रिपोर्ट के तहत फिनलैंड लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया और फिनलैंड के बाद आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे का यहाँ पे स्थान है, अतः कथन 3 यहाँ पर सही है। रिपोर्ट में देखा जाए तो अफगानिस्तान 149 सबसे नाखुश देश यहाँ पे बताया गया। इसके बाद जिम्बाब्वे 148, रवांडा 147, बोत्सवाना 146, लेसोथो 145 का स्थान आया। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइफ्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया?
ए संयुक्त राष्ट्र, बी विश्व बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और डी विश्व आर्थिक मंच। तो बताएं यहां पर ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? 10 सेकंड में आंसर दीजिए इसका, ए बी सी डी। जल्दी से बताएं इस रिपोर्ट का यहां पर आंसर क्या सही होगा। चलिए आंसर चेकआउट करते हैं। देखिए आंसर यहां पर है बी। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइव्स का प्रकाशन किया गया। यह नवीनतम संस्करण 2021 के विकास के लिए डेटा की शक्ति के दोहन उपयोग करने हेतु एक खाका प्रदान करता है ताकि कोई पीछे न रह जाए। अतः विकल्प बी यहां पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, प्रायः समाचारों में रहे समग्रीकरण समझौता और स्पेशल 301 रिपोर्ट का संबंध है ए यूरोपीय संघ से, बी आसियान से, सी संयुक्त राज्य अमेरिका से, डी चीन से। तो चलिए बताएं यहां पर समग्रीकरण समझौता स्पेशल 300 रिपोर्ट किस देश से संबंधित है? 10 सेकंड है आपके पास का आंसर करने के लिए। आंसर दीजिए ए बी सी या डी। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पे आंसर है आपका सी। ठीक है, अमेरिका की अस्थायी वीजा भारत के लिए एक प्रमुख समस्या नीतियां हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने वाली भारतीय नागरिकों को प्रभावित करती है। भारत दोनों देशों में कार्य करने वाले श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा संरक्षण के समन्वय के लिए एक समग्रीकरण समझौते की तलाश में है। नवाचार को प्रोत्साहित करने और अन्य नीतिगत लक्ष्यों जैसे दवाओं तक पहुंच स्थापित करने आदि नियमों को संतुलित करने के लिए दोनों देशों के बौद्धिक संपदा संरक्षण नियम अलग अलग हैं। भारतवर्ष 2020 में पेटेंट, विभिन्न प्रतिबंध दरों, व्यापार संरक्षण की चिंता के आधार पर अमेरिका की 301 रिपोर्ट में प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में बना हुआ है। अतः कथन विकल्प सी यहां पर सही है। नेक्स्ट आते हैं, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ए व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, बी विश्व आर्थिक मंच, सी नीति आयोग, डी विश्व व्यापार संगठन। तो चलिए यहां पे ये बताइए प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट को लेकर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? 10 सेकेंड है आपके पास, अपने आंसर को सबमिट करें, ए बी सी या डी। चलिए आंसर चेकआउट कर लेते हैं। देखिए आंसर यहां पर है ए। क्यों है? तो प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। 2021 की इस रिपोर्ट में कंट्री रेडीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सीमांत प्रौद्योगिकियों में सबसे बड़े ओवर परफॉर्मर के रूप में उभरा है। अतः विकल्प ए यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की जाती है? ए IQ एयर, बी अंतर्राष्ट्रीय वायु प्रदूषण रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण संघ, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन या डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चलिए विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के बारे में बताइए किसके द्वारा जारी की जाती है। 10 सेकेंड है आपके पास, अपने आंसर को सबमिट करें। कौन सा इसका राइट आंसर है? ए बी सी या डी। चलिए आंसर चेकआउट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आंसर है आपका ए, स्विस IQ एयर द्वारा विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट यहाँ पे तैयार की जाती है। 2000 देखा जाए तो इस रिपोर्ट के 2020 में उल्लेख किया गया कि विश्व के 30 प्रदूषित शहरों में 22 भारत के हैं। दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में यहाँ पे बताया गया, जिसके बाद क्रमशः ढाका, उलानबटोर, काबुल, दोहा का स्थान आया। बांग्लादेश को पाकिस्तान और भारत के बाद सबसे प्रदूषित देश का यहाँ पे दर्जा दिया गया। चीन का होटन शहर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर 110.2 शहर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला 100.6 यहाँ पे mg ग्राम यहाँ पे प्लस mg यहाँ पे निकलता है। तो यहाँ पे आता है ए विकल्प भी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी आवश्यकता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है BNI सूचकांक केवल ग्रामीण भारत के लिए तैयार किया जाता है। दूसरा,
देश के सभी राज्यों में वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2018 में बुनियादी आवश्यकताओं में सुधार हुआ है। तीसरा, यह सूचकांक भारत में पेयजल, स्वच्छता, सफाई एवं आवास स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 3। चलिए जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। 10 सेकेंड आई थिंक आपको दिए होंगे और तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। 10 सेकेंड में आपको क्वेश्चन का आंसर दे देना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपको काफ़ी समय मिलता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का कितना लोगों ने आंसर दे दिया है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है आपका बी। बुनियादी आवश्यकता सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के उपयोग करते हुए समस्त भारत यानी ग्रामीण और शहरी दोनों के आर्थिक विकास तक पहुंच की रूपरेखा तैयार करने का एक प्रयास है, अतः कथन एक सही नहीं है। यह सूचकांक 5 संकेतकों पानी, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण, अन्य सुविधाओं पर 26 यहाँ पे संकेतक प्रस्तुत करता है, अतः कथन 3 यहाँ पे सही है। देश के सभी राज्यों में वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2018 में बुनियादी आवश्यकताओं में सुधार हुआ है, अतः कथन 2 भी यहाँ पर सही है। समानता में वृद्धि उल्लेखनीय है क्योंकि अमीर सार्वजनिक वस्तुओं के लिए सभी निजी विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क नामक रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई? ए विश्व बैंक, बी संयुक्त राष्ट्र, सी यूनेस्को, डी विश्व आर्थिक मंच। तो ये बताइए ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ए, बी, सी या डी। 10 सेकेंड है आपके पास क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो चलिए सभी लोग यहाँ पे आंसर दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलिए आंसर चेकआउट कर लीजिए। देखिए आंसर यहाँ पे है बी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा यहाँ पे देखा जाए तो जारी रिपोर्ट एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क के अनुसार भारत में 1000 से अधिक बड़े बांध 2025 में लगभग 50 वर्ष पुराने होंगे तथा विश्व में इस प्रकार के पुराने बांध तथा तटबंध बढ़ते खतरे का कारण है, अतः विकल्प बी सही है। कनाडा स्थित इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ द्वारा संकलित रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व बड़े बांधों के निर्माण की क्रांति का पुनः गवाह 20वीं सदी के मध्य के समान बनने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जिन बांधों का निर्माण हो चुका है वे अनिवार्य रूप से 2025 तक अपनी उम्र से अधिक के हो चुके होंगे। इस विश्लेषण में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, भारत, जापान, जाम्बिया, जिम्बाब्वे में बांधों का गिरना या बांधों की बढ़ती उम्र के मामलों के अध्ययन को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत नवाचार सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। दूसरा, इस सूचकांक को वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज पर विकसित किया गया है। तीसरा, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या इस सूचकांक के मानदंडों में से एक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1 2 3। तो 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ये बताइए कि भारत नवाचार सूचकांक के दृष्टिकोण से यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? ए, बी, सी या डी। चलिए आंसर यहाँ पे चेकआउट करते हैं भारत नवाचार सूचकांक को लेकर। देखिए आंसर है डी, 1 2 3 तीनों ही। क्यों है तो उसको देख लीजिए। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया। कर्नाटक प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है। कथन एक सही है। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जारी किया जाता है। इस सूचकांक को भारतीय राज्यों के शासित प्रदेशों के नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने और इन क्षेत्रों में नवाचार से संबंधित नीतियों को तैयार करने के लिए वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज पर विकसित किया गया, अतः कथन 2 यहाँ पर आपका सही है। इसके प्रयुक्त संकेतों की अगर हम बात करें तो इसमें पीएचडी छात्रों की संख्या, ज्ञान गहन रोजगार, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में नामांकन और अत्यधिक कुशल पेशेवरों की संख्या,
अनुसंधान एवं विकास में निवेश, पेटेंट, ट्रेडमार्क के लिए किए गए आवेदनों की संख्या, इंटरनेट उपयोगकर्ता अथवा कथन 3 यहाँ पर सही है। और एफडीआई अंतर्वाह, कारोबारी माहौल, सुरक्षा और कानूनी वातावरण भी इसमें सम्मिलित है। चलिए आज का हम अपना अंतिम प्रश्न लेते हैं। तो क्या है आज का अंतिम प्रश्न? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस रिपोर्ट में न्यायपालिका, पुलिस, जेल, कानूनी सहायता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की जाती है। दूसरा, तमिलनाडु में महिला पुलिस अधिकारियों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तीसरा, सिक्किम में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है, जबकि बिहार के उच्च न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3 और डी 1, 2, 3। तो चलिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के दृष्टिकोण से यहाँ पे अपना आंसर दीजिए। 10 सेकेंड है आपके पास क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। कौन सा इसका राइट आंसर है? ए, बी, सी या डी? चलिए बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के ऑप्शंस की। क्या होगा राइट आंसर? ध्यान से सुनिए। आंसर देखिए डी है, 1, 2, 3। और क्यों है तो उसकी व्याख्या भी यहाँ पे देख लीजिए। हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, दक्ष विधि, सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल के सहयोग से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 को यहाँ पे जारी किया। यह रिपोर्ट विभिन्न राज्यों की न्याय की क्षमता का आकलन करती है। समग्र रैंकिंग न्याय प्रणाली वितरण के 4 स्तंभों न्यायपालिका, पुलिस, जेल, कानूनी सहायता में राज्य की रैंकिंग को दर्शाती है। अतः कथन 1 सही है। 18 राज्यों में महाराष्ट्र लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा। उसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना थे, जबकि सबसे अस्तीन स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश। छोटे राज्यों में देखा जाए गोवा शीर्ष स्थान पर कायम रहा, जबकि सबसे निचले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश रहा। पुलिस बल में महिला अनुपात में देखें तो बिहार राज्य पुलिस में 25.3% महिलाओं को रोजगार देने के साथ 25 राज्यों की सूची में शीर्ष पर है। पुलिस बल में 20% से अधिक महिलाओं की भागीदारी वाला यह एकमात्र राज्य है। हालांकि अधिकारी श्रेणी में देखा जाए तो केवल 6.1% महिलाएं हैं। तमिलनाडु में देखें तो महिला पुलिस अधिकारियों का उच्चतम प्रतिशत 24.8% है और इसके बाद मिजोरम का 20.1% का स्थान है। अतः यहां पर देखा जाए तो आपका कथन 2 भी सही है। न्यायपालिका में महिला अनुपात के बारे में देखा जाए तो कुल मिलाकर देश भर में उच्च न्यायालयों में केवल 29% महिला न्यायाधीश हैं, लेकिन सिक्किम को छोड़कर किसी भी राज्य में यह 20% से अधिक महिला न्यायाधीश नहीं है। 4 राज्यों बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय में उच्च न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है। अतः कथन 3 यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से आज का हमारा ये सेशन हुआ है समाप्त। रिपोर्ट और इंडेक्स के साथ यहाँ पर हमने इस सेशन के साथ साथ देखिए इस वीक हमारा टारगेट था कि हम इंडियन पॉलिटी, रिपोर्ट और इंडेक्स का रिवीजन करेंगे और उनसे रिलेटेड ए प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले थे। तो आज हमने यहाँ पर इस वीक का यहाँ पर जो भी टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर ऐसे ही आपको कुछ और टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे, कुछ और विषयों को लेकर आएंगे जो कि पीटी ओरिएंटेड हैं। इसका जो शेड्यूल है वो यूट्यूब पर आपको संडे को दे दिया जाएगा कि नेक्स्ट वीक आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सा नेक्स्ट वीक का शेड्यूल आपको संडे को मिल जाएगा। तो कम्युनिटी पे और बाकी आज़ाद यूपीपीएससी सीएससी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। साथ ही यहाँ पर आपको पीडीएफ जो है वो आपको आज़ाद यूपीपीएससी सीएससी टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध है, तो आप वहाँ पे उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।